बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट प्रोग्राम के आगाज़ में यही होगी कि जब भी जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें, अपनी दुआओं में हम सभी को याद रखें। ना जाने अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर लेता है। ख़बरें आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके साथ साथ आज मेहमानों से भी आपकी हम मुलाकात कराएंगे। एज़ यूजुअल हमने प्रोग्राम का आगाज़ में सेगमेंट्स भी शामिल करने, लेकिन ख़बर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है जी, इंटर के कल नताइज का ऐलान हुआ और सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या थी कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ताल्लुक़ शहर लाहौर से है। 15 स्टूडेंट्स जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर ही हासिल कर लिए। मतलब कोविड में चले हमने कुछ तो फ़ायदा देखा कि अगर स्टूडेंट्स घर बैठे हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब बिलाशुबा ये स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे ख्याल से जो है वो लाइक होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ऑब्वियसली मेहनत भी की होगी, अल्लाह ताला भी साथ देता है, लेकिन पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वाकई इतना ज़बरदस्त पेपर किया। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, पेपर जितना मर्ज़ी आप अच्छा कर लें, आपके राइटिंग के कोई ना कोई नंबर कट जाते हैं, या फिर आपके कहीं ना कहीं से कोई 1-2 नंबर तो कट ही जाते हैं। लेकिन इतना ज़बरदस्त पेपर किया होगा कि जी 1500 में से 1500 नंबर ही हासिल कर लिए हैं। खैर ओवरऑल अगर हम देखें तो कामयाबी का तनासुब जो है 98.71 जो है वो रहा है। और 1,85,725 उम्मीदवारों में से 1,83,324 तलबा जो हैं वो कामयाब हुए हैं। खैर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ही शानदार कारकर्दगी दिखाई और 1500 में से 1500 नंबर हासिल किए, बिलाशुबा वो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन वो तलबा जिनकी मैं कहूँगी लॉटरी निकल आई है कोविड की वजह से, जिनको एक्स्ट्रा नंबर देके पास कर दिया गया है, वो डबल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। लेकिन उनको आगे जाकर डबल मेहनत भी करना पड़ेगी। तो ज़रूर अपनी जी तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। तालीम है तो सब कुछ है। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, आगे चल के आप अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो हैं वो संभाल सकते हैं। बिलाशुबा तालीम का कोई भी नेमुल बदल नहीं आपके पर्सनालिटी को यकसर तब्दील करके रख देती है। आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है पढ़े लिखे इंसान में और अनपढ़ इंसान में। तो अपने बच्चों की तालीम पे ज़रूर तवज्जो दें, ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पे अगर आप तवज्जो देंगे तो आप एक पूरे घर को जो है वो तालीम दिलवा सकते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम कैसा है। चाय भी नहीं आराम से पीने दे रही हैं आयशा, और जल्दी जल्दी कह रही हैं कि मायदा को अनाउंस कर दें। बाहर चलते हैं मायदा के पास। जी मायदा बताइए मौसम कैसा है? जी बिल्कुल है ना, आज फिर से मौसम का आपको मैं बताती चलूँ। आज जो है वो सूरज की तपिश में जो कमी महसूस की जा रही है। लाहौर का मौसम आज खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं जो सूरज की तपिश को जो है वो कम कर रही हैं। लाहौरियों के लिए कल जो प्रेडिक्शंस बताई जा रही हैं वो बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं कि कल से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो है गर्मी का जोर टूट जाएगा और ठंड आ जाएगी। आज भी वैसे ठंडक का एहसास हो रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कम से कम जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ जो है दोपहर के औकात में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी बताया जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब जो है वो 63 रिकॉर्ड किया गया है। 10% आज भी बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं बारिश होती है या नहीं। लेकिन कल से तो बारिशों का सिलसिला बताया ही जा रहा है। और आज जो है पहले की निस्बत एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी देखने में नज़र आई है। 203 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, जब शहरियों ने घरों से बाहर निकलना है तो प्लीज़ अपने चेहरों को जो है वो मास्क से ढांक कर बाहर निकले, ताकि ये फ़िज़ाई आलूदगी से जो है फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि अभी बारिशें नहीं हुई तो इसमें कमी भी देखने में नज़र नहीं आ रही। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मायदा। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। जी कल भी मौसम अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि आगे मंथ चेंज होते चले जा रहे हैं, अक्टूबर का ऑलमोस्ट जो है वो मिड आ चुका है, तो मौसम में खासी तब्दीली भी देख रहे हैं। रात के टाइम तो अच्छा खासा मौसम तब्दील हो गया, लेकिन जो स्मॉग वाला इशू है जी वो बहुत सीरियस इशू है। तो थोड़ा सा आप लोग अपना ख्याल रखें। स्मॉग से अगर आप लोगों ने बचना है, स्मॉग के असरात से बचना है, तो मास्क का इस्तेमाल अगर आप करेंगे आप कोविड से भी महफूज रहेंगे और आप स्मॉग के असरात से भी महफूज रह सकते हैं। तो ये हर रोज़ मैसेज हम वेदर के साथ आपको देते हैं। और बार की एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने का मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइक्स पे मैं सुबह देखती हूँ आते हुए कि स्कूल्स भी जा रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनको मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना है ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें।
कोविड से भी और इसके साथ साथ स्मॉग के असरात से भी। तो थैंक यू सो मच माहिदा, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। अलबत्ता मौसम कुछ अच्छा हो रहा है तो शहर की हम सूरत हाल भी देख रहे हैं कि कुछ ज़बरदस्त से लोग जो हैं वो मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, हमने टॉप स्टोरीज़ भी शामिल करनी है और टॉप स्टोरीज़ में हमने जो आज खबरें सेलेक्ट की हैं वो एज़ यूजुअल हमारी टॉप स्टोरीज़ होती हैं, लीड खबरें होती हैं अखबार की, जिनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें जी सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं आज जो हमारी टॉप स्टोरी है वो है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में खातिर खा कमी आई है और उसके दूसरी तरफ अगर देखें तो डेंगू केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। तो हम अपनी टॉप स्टोरीज का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन ये बहुत अहम खबर है, हम लोगों को उस तरह एहतियात करते नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे जान लेते हैं कि इस पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कोविड केसेस में खातिर खा कमी आई है। रेशो जो है शहर लाहौर की स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है। दूसरी जानिब डेंगू ने इस कदर पंजे गाड़ दिए हैं कि धड़ाधड़ जो है वो लोग मुतासर होते चले जा रहे हैं। क्या हिकमत अमली है हुकूमत की डेंगू कंट्रोल के हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोविड में जिस तरह आपने फरमाया है कि खाते खा कमी आई है और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो आज पंजाब में केसेस आए हैं वो 284 हैं और सिर्फ इसमें अल्लाह की मेहरबानी से सिर्फ वी लॉस्ट लाइफ इन 13 पीपल, 13 लोग जो हैं वो फौत हुए हैं। जहाँ तक डेंगू का ताल्लुक है, वहाँ आज के दिन में 5,709 नए केसेस सामने आए हैं। बट टोटल केसेस जनवरी से लेके आज के दिन तक 5,709 प्रॉपरली डायग्नोज केसेस हैं। इसमें नए केसेस जो आए हैं वो 508 हैं और ये जो ज़्यादातर मरीज हैं ये लाहौर में, ये इनमें से क्रिटिकल जो मरीज हैं वो तकरीबन 61 है और अब तक जो नंबर ऑफ डेथ्स जनवरी के महीने से हुई हैं वो 18 हैं। जी, इस वक्त टोटल हमारे पास जो मरीज दाखिल हैं वो 1490 हैं। ये प्राइमरी और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को मिला की मैं बात कर रही हूँ। 1490 केसेस जो हैं इसमें पिंडी में कोई तकरीबन हमारे पास 250 के करीब मरीज हैं। बाकी सारे शहरों में थोड़े थोड़े मरीज हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज जो हैं वो लाहौर के अंदर हैं। और लाहौर के अंदर हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कैपेसिटी मिला के, पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास और प्राइवेट का मिला के कोई तकरीबन इस वक्त 1400 बेड्स अवेलेबल हैं डेंगू के लिए। अब मज़ीद हमने बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। और ये भी बताती चली जाऊँ, ये क्योंकि लोग परेशान होते हैं कि आज के दिन में हमारे पास 60 मरीज दाखिल हैं इस वक्त अपना एक्सपो सेंटर में। बाकी हमारे अब हमने वहाँ भी 70 बेड ऐड करके 340 कर दिए थे, तो इसका मतलब है कि इस वक्त कोई 280। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इत्तलात शहर लाहौर के हॉस्पिटल से, जैसा कि आपने भी ये फरमाया कि लाहौर में केसेस ज़्यादा हैं, तो ये मौसूल हो रही थी कि एक बेड पे डेंगू के 2-2 मरीज हैं। सेकेंडली आपने एक्सपो की बात की, वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी का सामना भी है, तो इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी देखिए, अभी जो एक्सपो सेंटर है नेचुरली इट्स नॉट अ रेगुलर हॉस्पिटल। जी, उसमें अपने वो सारे हॉस्पिटल से लेते हैं, लेकिन कल के दिन से रिक्रूटमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो हम लोग करते हैं ना एड हॉक बेसिस की रिक्रूटमेंट। तो अगले 2 दिन के अंदर वो डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी भी मुकम्मल तौर पे पूरी हो जाएगी। लेकिन जितने मरीज इस वक्त हमारे पास एक्सपो सेंटर में हैं उनके लिए मोर देन इनफ इस वक्त डॉक्टर्स। अगर आप देखें तो अब तक 1400 मरीज अपने आप को आउटडोर में दिखा चुके, ठीक है, जो सस्पेक्टेड केसेस थे। और मेरी इतला के मुताबिक 1600 CBCs हुई हैं, यानी वो मरीज जो हमारे पास वार्ड्स में दाखिल हैं उनकी बार बार जो CBC होती है उनकी कंडीशन देखने के लिए वो भी हो रही है। और इसके अलावा जो मरीज वहाँ आ रहे हैं कंफर्म करवाने के लिए उन सब की CBC भी हो रही है। तो अपनी तरफ से देखिए, जहाँ तक इस फील्ड हॉस्पिटल का ताल्लुक है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि लाहौर के लोगों तक ये इत्तला ज़रूर की जाए कि आप अगर एक्सपो सेंटर जाएंगे
तो इनिशियल सारे आपके टेस्ट उसी वक्त वहाँ हो जाएंगे। और जो सस्पेक्टेड केस, जो ऐसे केस जो खुदा न खास्ता क्रिटिकल हैं, उनके लिए 50 बेड्स इस वक्त मखसूस कर दिए गए हैं मेयो अस्पताल के अंदर। सही। और मजीद सारे अस्पतालों को भी कहा गया है कि वो अपने हर हॉस्पिटल 25-25 बेड्स और बढ़ा दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी कहिएगा, हमने बहुत ज़्यादा मुतहरिक देखा है महकमा सेहत को भी, इंतज़ामिया को भी, कोरोना को कंट्रोल करने के हवाले से, और जिसका एक वाहिद हल जी हम बार बार अपने नाजरीन को भी ये कहते हैं कि आपने वैक्सीनेशन लगवानी है और टारगेट आप लोगों का भी यही है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। अब शहर लाहौर में एक जो बहुत बड़ा स्कैंडल है वो ये है जी, वैक्सीनेशन की जाली एंट्रियां हो रही हैं और इसमें शहर लाहौर का पहला नंबर है। तो हम फिर कैसे ये टारगेट हासिल कर सकेंगे कि हमने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना है? तो इस पर कोई सख्त लाहेअमल अपनाया गया है क्या अभी? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक निशानदेही की है। इस वक्त हमने जो टोटल वैक्सीनेशन है वो 5,43,00,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके अंदर जो फॉल्स एंट्रीज हैं वो कोई तकरीबन 9,500 हैं। हमने सारी फॉल्स एंट्रीज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और जो लोग इसके जिम्मेदार थे उनको कड़ी सजा दी गई। 72 लोग टर्मिनेट किए, बाकायदा FIRs लिखी गई। आपको पता कुछ लोग जेल में भी हैं फॉर डूइंग दिस फॉल्स एंट्रीज। हर रोज अब MCOC जो है एक नया वो एंट्री नंबर देता है टू एवरी डेटा ऑपरेटर, ताकि कोई ये गलत इस्तेमाल ना इसका करे। उसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए कितने अफसोस की बात है कि एक अच्छा काम हुकूमत करने की कोशिश कर रही है और उसके अंदर लोग इस तरह के जब गलत काम करते हैं तो न सिर्फ अपना नुकसान करेंगे, अपने घर वालों का नुकसान करते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। डॉक्टर साहिबा, लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाह रहे हैं कि आप कोई स्पेशल मैसेज लाहौरियों तक पहुंचा दें। देखिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है और इस वक्त जो कोविड में कमी आई है ये तो खास उसकी मेहरबानी है। फिर सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन ने जरूर फर्क डाला है। जो हमारे पास मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं अभी भी वो मरीज हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया था। तो मैं लाहौर के लोगों को इल्तिजा करूंगी कि देखिए हम मुसलसल वैक्सीनेशन का काम जारी है। आप मेहरबानी करके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि इस वबा से आप अपने आप को बचा सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी, इजहार ख्याल कर रही थी हुकूमत की हिकमत अमली डेंगू को लेकर क्या है। जैसा कि उन्होंने बताया कि फील्ड हॉस्पिटल जो एक्सपो में बनाया गया है डेंगू पेशेंट हैं और जो डॉक्टर्स की कमी की हमने बात की, वो कह रही हैं जी डॉक्टर्स की जो है हौक बुनियादों पर जो है वहाँ भर्ती की जा रही है और पूरी कोशिश ये की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि डेंगू को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए। तो जहाँ हुकूमत कोशिश कर रही है और चाहे ये कोशिशें थोड़ी सी हम देख रहे हैं लेट हुई हैं या सुस्त रवि का शिकार हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी समझिए और अपने इर्द गिर्द जो है माहौल को साफ सुथरा रखने में किरदार अदा कीजिए। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की जाली एंट्रियां, शहर लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। और जिक्र करेंगे खिदमत में अजमत का अमली मुजाहिरा करने वालों का। पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारियां। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल। ये थी आज की तमाम टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं कहती हूँ हमारे यहाँ जो हैं वो लोग पता नहीं किस तरह से ऐसा चोर रास्ता निकाल लेते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम करना है और वो करके ही दिखाना है। और पहली खबर आज की जो हमारी है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, वो लोग जो कि वैक्सीनेशन नहीं करा रहे लेकिन जाली एंट्रियाँ उनकी हो रही हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आपने वैक्सीनेशन कराई है या जाली एंट्री कराई? नहीं, वैक्सीन करवाई मैंने। अच्छा, अब ये जाली एंट्री कराने वाले जो लोग हैं इनको किसने पकड़ना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखें
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो कोरोना वैक्सीन कर रहे हैं उनके स्टाफ वहाँ पे जो मौजूद है, अगर वो मिली भगत करके कोरोना वैक्सीन के जाली कार्ड बना के दे रहा है तो इसमें ये इदारे की बहुत बड़ा फेलियर है। एक तरफ देखें कि लाहौर जैसा बड़ा शहर जिसमें बहुत से लोग ऐसी एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन किया जाए, जिसमें हमें कमिश्नर लाहौर की एफर्ट बहुत नज़र आती हैं, हमें डीसी की और उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट की और उसके साथ साथ पुलिस की हमें बहुत सी एफर्ट नज़र आती हैं कि लोगों को वैक्सीन की तरफ जो है वो लेके आ रहे हैं कि लोग वैक्सीन करवाएं, उनके लिए सहूलतें दी जा रही हैं। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, उस फ़ायदे को उठाने की बजाय आप पैसे देकर जाली वैक्सीन कार्ड बनवा रहे हैं या जाली एंट्रियां अपनी करवा रहे हैं। ये कितना जुल्म है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जी इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई बिल्कुल मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं उनकी यहाँ पे एक नहीं दो बार उनकी वैक्सीन की एंट्री कर दी गई, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए। लेकिन हो क्या रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया, उन लोगों को सैक किया गया, लेकिन सिस्टम अपने को अभी तक हमने बेहतर नहीं किया। एक वाकया हुआ, उसके बाद अगर हमें पता चल गया कि इसके अंदर फ्लॉज हैं, इसमें इरफान सिस्टम कैसे बेहतर होगा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, आपके अंदर ही बैठे हुए लोग, उनको आप निकाल के बाहर तो लेकर आए, दिखाएं तो सही। बिल्कुल अना, हम वही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाइयां कर रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी कि 9000 एंट्रियां जो हैं वो पंजाब में की गई, जिसमें से बड़ी तादाद जो थी वो लाहौर के लोगों की थी, जिन लाहौरियों ने जाली वैक्सीन की अपनी उन्होंने करवा ली वहाँ पर एंट्री और उसके साथ साथ एंट्री कार्ड ले लिए, जिसके बाद वो लोग एक ख़तरा हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन करवाई, उन लोगों के लिए जिन तक अभी तक वैक्सीन नहीं पहुँची। क्योंकि अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद ये भी बता रही थी कि 5 करोड़ 47 लाख के करीब हमने वैक्सीन कर ली है, लेकिन इसमें आप देखें कि अभी हमारे पास बहुत सी ऐसी बड़ी तादाद रहती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई। इसमें बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं करवाई, और लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से वैक्सीन नहीं करवाई जा रही। आप देखें कि पहले जब पहली हम इसकी लहर की बात करें तो इस लहर के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वैक्सीन करवाई और उसके 3 दिन बाद उनको कोरोना हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मुझे कोरोना हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में एक काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हुए कि जब वैक्सीन के बावजूद आपको कोरोना हो रहा है तो इससे शायद कोई ऐसा मसला है। लेकिन हेल्थ के जो माहिर हैं जो उनकी जानिब से यही बताया गया कि कोरोना वैक्सीन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं इफेक्ट कर सकेगा, कोरोना करेगा लेकिन उसकी शिद्दत उतनी ही नहीं होगी जितना एक अनवैक्सीन जो शख्स है उसको कोरोना अफेक्ट करता है। तो इसलिए खुदारा लोगों को खुद चाहिए कि इसके ऊपर इकदाम करें और वैक्सीन करवाएं। जाली और पैसे देकर आप एक मुफ्त आपको फैसिलिटी मिल रही है जिसके लिए उसके लिए आप पैसे दे के जाली कार्ड बनवा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को ये लग रहा है कि पता नहीं मुफ्त वैक्सीनेशन लग रही है, ये सही है या नहीं है, हम पर जो है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यही वैक्सीनेशन, हमारे लोगों का माइंडसेट ऐसा है, 8-10 हज़ार रुपए में मिलेगी ना तो फिर लोगों ने कहना है तो अब तो ये बिल्कुल सही वैक्सीनेशन। आपको याद होगा जब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसमें अपनी उन्होंने वैक्सीन जब लेकर आए थे, जब एक गवर्नमेंट के वहाँ पे टेस्ट ट्रायल चल रहे थे, तो उसके बाद कुछ जो हमारे प्राइवेट इदारे थे हेल्थ के, उनकी जानिब से ऐसा किया गया कि अपनी वैक्सीन जो थी वो बैरून मुल्क से उन्होंने ख़रीदी और 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में उसके डोज जो थी वो लगाई जा रही थी। उस वक्त उन हॉस्पिटल्स में रश देखने वाला था कि लोग धड़ाधड़ जाके वहाँ पे वैक्सीन करवा रहे थे। लेकिन एक तरफ एक हुकूमत अच्छा इकदाम कर रही है कि आपको फ्री वैक्सीन जो है वो दी जा रही है और तमाम अच्छी क्वालिटीज़ की जो WHO की जानिब से अभी रेफ़र की गई हैं या उसके साथ साथ दीगर मालिक के अंदर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वही वैक्सीन यहाँ पे दी जा रही हैं और उनको हम लगवा नहीं रहे और उसके साथ साथ हम जाली एंट्री करवा रहे हैं। हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये डिफरेंट वैक्सीनेशन कराई हैं, जिसमें साइनोवैक है, साइनोफार्म है, फाइजर है, सब लोग तंदुरुस्त हैं, सब लोग सेहतमंद हैं। ऐसा किसी में कोई सिम्टम नहीं जो हम ऐसे ही सोशल मीडिया पर चीज़ें देख के परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपने हर सूरत वैक्सीनेशन करवानी है, इसका हल कोई नहीं है। लेकिन अगर वक्त पे इन लोगों को ना पकड़ा गया ना तो वो लोग जिनको हम कायल करते हैं कि आपने वैक्सीनेशन करानी है, इस तरह जाली एंट्रियां कराते हैं। बिल्कुल, और देखें हो रही हैं। अभी तक आपने जैसे हमने बात की कि आपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वैक्सीन की एंट्री कर दी गई, आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, उसमें लोग जो हैं वो सैक हुए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन
सिस्टम आपने बेहतर नहीं किया। कुछ दिन बाद आपको फिर पता चला कि कुलसूम नवाज की भी हो गई, और उसके साथ साथ ये तो वो चीज़ें थी, वो पर्सनालिटीज़ थी जिनकी आपको पॉइंट आउट हो गई कि ये लोग हैं। एनसीओसी अब डेली की बेसिस के ऊपर इनको वैल्यूएट कर लिया, लेकिन इनको वैल्यूएट करने की बजाय आप उन जो अपनी काली भेड़ें आप लोगों के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ जब तक सख्त से सख्त इकदाम नहीं किए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक FIR होती है 420/78 की, उसके ऊपर उसमें होता क्या है कि वो 2-4 बाद वो लोग जमानत के ऊपर सजा रखी हुई है ना। देखिए FIR की जा रही है ना, अच्छा। जालसाजी की FIR की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो उसमें इस्तगासा लिख के दिया जाता है। कानून के अंदर ऐसी कोई चीज़ अभी मौजूद नहीं है कि आप जाली एंट्री करने वालों के खिलाफ कोई सख्त से सख्त इकदाम कर सके। उस पर होता है कि सिर्फ जो फ्रॉड की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और उसके बाद वो लोग जो हैं वो कुछ दिन के बाद दोबारा इसी सिस्टम के ज़रिए, हमारे जुडिशल सिस्टम के ज़रिए वो बड़ी अदालतों से ज़मानत लेकर बाहर आ जाते हैं और अपने केसेस दोबारा कर लेते हैं। ये तमाम लोग जिन लोगों को सैक किया गया, मैं शर्तन कह सकता हूँ, शर्तिया कह सकता हूँ कि ये तमाम के तमाम लोग आप देखिएगा दोबारा सीटों पे होंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में इनके खिलाफ कोई मेजर पनिशमेंट है ही नहीं। हमारे कानून में इनके खिलाफ कोई मेजर पनिशमेंट है ही नहीं, तो जिसका फायदा यही उठाएंगे कि लोग ना डर होके जो मर्जी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से। अच्छा, और ये एंट्रियां भी 1000-2000 रुपए की इन्वेस्ट की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। किसी जगह के ऊपर जिसने भी चाहा कि मुझे वैक्सीन कर दी जाए तो उसकी एंट्री जो है वो फेक कर दी, और उससे यही 2-3 हज़ार रुपया लेकर उसके मुझे ये बताएं, ये कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा कि कितनी वैक्सीनेशन कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और फिर क्या वो डोज को जाया किया जाता है? ना, डेफिनेटली उस डोज को जाया किया जाता है। एक जो उसका नीडल है उसके अंदर तो एक ही शख्स के लिए, जब उसकी एंट्री आपने कर दी, उसको लगाई नहीं, उस वैक्सीन को ज़ाया कर दिया, 2 नुकसान हो गए। एक आपने सिस्टम को हैक किया, सिस्टम को आपने मुतासिर किया, दूसरा आपने वैक्सीन का जो एक आपको अतिया मिली है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन खरीदी नहीं गई। जितनी वैक्सीन आई आपके पास जो है ये डोनेशन के तौर पे आई। तमाम तरक्की जो याफ्ता ममालिक थे उनकी जानिब से तरक्की पजीर ममालिक को ये वैक्सीन जो है वो डोनेशन की दी जा रही है। हम उस डोनेशन को भी ज़ाया कर रहे हैं और किसी का हक मार रहे हैं। जो वैक्सीन आपने ज़ाया की वो किसी और के हक में आ सकती थी, किसी और के लिए फ़ायदा पहुंचा सकती थी, जो आप अपना फ़ायदा भी नहीं लिया, सिस्टम को भी मुतासिर किया और उसके साथ साथ वैक्सीन का भी ज़्यादा। और ये आप समझ लें जी, अल्टीमेटली आपके लिए नुकसान की बात है अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन नहीं करा रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा बहुत सारे मरीज वो हैं जिनकी कोविड की अभी भी रिपोर्ट हो रही है, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन कराएं। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि लोग के फेक एंट्रीज़ में शहर लाहौर का पहला नंबर है। हमने अगली खबर करनी है जी, और अगली खबर है हमारे पास कुछ मसीहा ऐसे हैं जो कि हमेशा इंसानी खिदमत के लिए ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं, जिनमें गौहर एजाज साहब का नाम हमेशा से हमने पेश देखा है। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो हमारे पास खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनाह अस्पताल में हमने हमेशा से देखा कि गौहर एजाज साहब की खिदमात के पेश नज़र जो है अब बहुत सारी सहूलियात जो हैं वहाँ पर उन मरीज़ों को दी गई जो कि ये कैपेसिटी नहीं रखते कि वो महंगा इलाज करा सके, और अब जिनाह अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाह बनाने का अज़म का इजहार किया जा रहा है। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा इकदाम है। अदरवाइज़ शहर के अस्पतालों में हम देखें तो गरीब मरीज़ के लिए इलाज कराना अब जो है वो बस से बाहर हो गया। इरफान, क्या कहेंगे आप? अना, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, लोगों का इलाज नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये जो फ्रेंड्स ऑफ जिनाह हॉस्पिटल और इससे पहले हम देखते थे फ्रेंड्स ऑफ PIC, बिल्कुल ये एक ऐसा काम है जो मैं समझता हूँ कि लाहौरिये शायद कभी नहीं बुला पाएंगे। और इसमें सिर्फ आप देखें कि लाहौरिये मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, पंजाब भर से जो लोग इन बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर रुख करते थे, उनको किसी जगह पे बैठने की जगह नहीं मिलती थी, उनका इलाज मालजा नहीं होता था, उनको बेड नहीं मिलता था, उनको अद्वियात नहीं मिलती थी। तो इसके लिए इतनी बड़ी एफर्ट, ये बहुत कम लोग होते हैं। आप देखें, पैसा तो कई लोगों के पास होगा, लाहौर में कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन गरीबों के ऊपर लगाना और ऐसे इकदाम करना जिससे इंसानियत की खिदमत हो, ये बहुत कम लोग होते हैं। और मेरे ख्याल में गौहर एजाज उन्हीं लोगों में उन्हीं का शुमार होता है। और अगर उस फहरिस्त में देखा जाए तो टॉप के ऊपर गौहर एजाज होंगे। जैसे लोग कभी अब्दुलसत्तार ईदी को याद रखते हैं कि उनकी जानिब से किस तरह इंसानी खिदमत के लिए काम किया दिखा रहे हैं। आप देखें कि ना सिर्फ सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं बल्कि जाके उन मरीजों से वो मिल भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किस तरह से मतलब मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि ना सिर्फ आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ना सिर्फ आप उनको अच्छा इलाज मुआलजा प्रोवाइड कर रहे हैं,
बल्कि आप जाकर खुद उनसे मिल भी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। और अना, ये दर्द दिल रखने वाले लोग जो हैं वही कर सकते हैं। आप देखें 1 अरब रुपए का अतिया जो जना हॉस्पिटल के दिया जा रहा है, जिसमें ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा, लोगों के लिए आरामगाह बनेगी, जो लोग वहाँ पे वेट करते हैं उनके लिए वहाँ पे आरामगाह बनाई जाएगी, कैफेटेरिया बनाया जाएगा, उसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस सेंटर और न जाने क्या कुछ वहाँ पे इन पैसों से बनाया जाएगा। और अगर इसी मैनेजमेंट की बात की जाए तो गौहर एजाज की जानिब से, क्योंकि सालों से हॉस्पिटल की इंतज़ामिया उनके कंट्रोल में है और वो उसका इक़दाम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इसी खबर के मुताबिक 2 सालों के दौरान 70 करोड़ रुपए की बचत भी की गई, क्योंकि मैनेजमेंट उनके पास है। जहाँ पे फजूल अखराजात थे उनको कम किया गया, जहाँ पे पैसों का ज़िया हो रहा था उनको रोका गया, 70 करोड़ रुपए बचाए भी गए और 1 अरब रुपया अपनी तरफ से अब मज़ीद दिया जा रहा है। पहले भी दिए गए, अब मज़ीद दिया जा रहा है कि लोगों की खिदमत जो है वो हो सके, लोगों को इलाज मुआवजा मिल सके। जैसे हमने देखा फ्रेंड्स ऑफ PIC की तरफ से जब एक 100 बेड का पूरा उसका एक बना दिया गया PIC का पूरा सेक्शन, तो उसमें लोगों को कितना फैसिलिटेट किया गया। आप देखें, पहले हम देखते थे कि कभी PIC में लोग आते थे तो चेयर्स के ऊपर बैठ के उनको ड्रिप्स लगी होती थी, उनका इलाज हो रहा होता था, इतनी बुरी हालत होती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब फ्रेंड्स ऑफ PIC ने एक 100 बेड का नया हॉस्पिटल बना दिया तो वहाँ पर, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर इलाज मिला। हमारे पास वक्त कम है तो हम इस खबर को वाइंड अप करेंगे और ज़रूर हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला मजीद जो है आपको इस तरह ही दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जो लोग बीमार होते हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते, उनकी हालत क्या होती है। तो अल्लाह ताला मजीद जो है गौहर एजाज और बाकी लोगों को भी तौफीक अता करे। बिल्कुल सही आपने कहा, आमीन। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपने घरों को सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, रोशनियां जो हैं वो हर तरफ हमें नज़र आ रही हैं, सब्ज़ रंग की रोशनियों से लोगों ने अपने घरों को सजा रखा है और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न हर कोई अपने अपने अंदाज में मना रहा है। वहीं पर हम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी स्पेशल इनिशिएटिव ये लिया गया, अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। तो इसके तहत हम आज के प्रोग्राम के हिस्से में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी हमने देखा ऑन बोर्ड लिया गया है, वहाँ पर भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहे हैं, महाफिल सजाई जा रही हैं, क्विज़ मुकाबले हो रहे हैं, नातिया मुकाबले हो रहे हैं। तो इसकी कुछ डिटेल्स जानेंगे, ये अशरा मनाने का मकसद क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। नबील जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी औकाफ पंजाब हैं। अपने मेहमान को शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। हमारे लिए ये बात बाइस एज़ाज़ है कि आज रबीउल अव्वल की में अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि जी आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलाशुबा ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम देख रहे हैं हुकूमती सतह पर भी बाकायदा तौर पर इस अशरे को अशरा रहमतुल्लिल आलमीन का नाम दिया गया। जानना आपसे ये चाहूँगी सबसे पहले कि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का मकसद क्या है, क्या क्या चीज़ें इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है और कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें जो हैं वो शामिल हैं। नबील जावेद साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उनसे हमारा रब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। तो नाज़रीन, बिलाशुबा ये चीज़ जो है वो काबिल सिताइश है कि किस तरह हुकूमती सतह पर जो है एक प्रॉपर प्लान किया गया है और अशरा रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो मनाया जा रहा है। शहर की शाहराहों को भी सजाया गया है, हर तरफ हमें जो है वो सब्ज़ रंग की रोशनियाँ जो हैं वो नूर बिखेरती नज़र आ रही हैं। तो प्लान क्या है इसकी तरफ आएंगे, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से। नबील जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने मेहमान की तरफ चलेंगे। तो नबील जावेद साहब बताइएगा, बिलाशुबा ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अहम है, हुकूमती सतह पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है, मकसद क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें शामिल हैं, स्कूल कॉलेजेस को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, पूरा प्लान बताइएगा इसका क्या है।
अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से हुकूमत पंजाब ने एक बहुत जामे प्लान तश्कील दिया है। इस हवाले से फ़ोकल डिपार्टमेंट के तौर पे औकाफ डिपार्टमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है। कल रात इंटरनेशनल महफिल मिलाद दाता दरबार में मुनक़िद हुई। आज एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बादशाही मस्जिद में किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस किस्म की तकरीबात तमाम बड़े मज़ारात में और मसाजिद में पूरे पंजाब में की जा रही हैं। आने वाले दिनों में महफिल समा भी है, आलमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स सूबाई सतह पर और डिवीज़न और ज़िला की सतह पर भी बहुत जामे प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट नात, तकरीरी मुकाबले और हुस्न क़िरात के मुकाबले मुनक़िद करवा रहा है। ये तमाम सतह पर हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स जिनमें लोकल गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट और तमाम डिपार्टमेंट्स वो भी अपनी अपनी तकरीबात मुनक़िद कर रहे हैं। इसमें ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने भी एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया है। पंजाब पुलिस और उसके मुतल्लिका जो तमाम एजेंसीज़ हैं और इदारे हैं वो भी इस में अपने प्रोग्राम के साथ शरीक हैं। कल तक के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8000 से ज़ायद तकरीबात पिछले कुछ दिनों में रबीउल अव्वल के हवाले से मुनक़िद हुई हैं और हमारी ख्वाहिश है कि माशरे के तमाम तबक़ात इसमें हिस्सा लें। हुकूमती सतह पर जो इक़दाम किया जा रहा है इसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की अशाअत भी है और उनके कायम करदा मदीने की रियासत के खद खाल को लोगों पर वाज़े भी करना है और उस किस्म के एक फलाही माशरे की तश्कील के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दाम उठाए उनको भी लोगों तक पहुँचाना है और उनको इस हवाले से रूशनास कराना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा इकदाम ये उठाया गया। नबील जवेद साहब, जानना मैं आपसे ये चाहूँगी, जो क्विज़ प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, नातिया मुकाबले कराए जा रहे हैं, जो लोग, जो स्टूडेंट्स आम आवाम में से जो इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म रखा गया है? जी, महकमा जो सकाफ़त और इतलात है, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, उसने इस हवाले से बहुत सी तकरीबात की हैं। स्कूलों की सतह पर जैसे मैंने जिक्र किया, ये स्कूल की सतह से प्रोग्राम शुरू हुए हैं और उसके बाद तहसील की सतह पर, ज़िला पर, डिवीजनल सतह पर और सूबाई सतह पर तमाम स्कूलों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इंफॉर्मेशन और कल्चर डिपार्टमेंट ने जो इस हवाले से प्रोग्राम तश्कील दिए हैं उनमें भी शमूलियत के लिए एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। आने वाले दिनों में नातिया मुशायरा लाहौर में भी मुनक़िद हो रहा है और डिवीजनल सतह पर भी तमाम डिवीजनल कमिश्नर और ज़िलाई सतह पर भी इस हवाले से इंतज़ाम किए गए हैं। तो जो लोग इसमें शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं वो मुतल्लिका इदारों के साथ रब्ता करें और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उनको शिरकत का मौका भी दिया जाएगा और ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि मुतल्लिका महकमों के लिए भी एजाज़ की बात है अगर इसमें लोग शरीक हो सकें। बिलाशुबा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है इस सिलसिले में, तो क्या आम लोग भी उसमें शिरकत कर सकते हैं? कोई शिरकत के प्रोटोकॉल वगैरह जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं? महाफिल मिलाद की जो सजाई जा रही है, जैसे कि आपने डिफरेंट मज़ारात पे कहा, तो लोग क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? एज सच इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई गई हैं? जी, यकीनन ये लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना ही बुनियादी मकसद है और इसमें शिरकत में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि हर सतह पर, हर इलाके में, हर करिया में लोग अपनी अपनी सतह पर ऐसी महाफिल मुनक़िद करें और जो सरकारी सतह पर महाफिल भी मुनक़िद हो रही हैं उनमें शिरकत हमारे लिए बाइसे एज़ाज़ है सबके लिए और मैं समझता हूँ तमाम लोगों को इसमें शिरकत करनी चाहिए। हम उनको इसमें खुशामदीद कहेंगे। नबील जवेद साहब, ये भी कहिएगा कि 12 रबीउल अव्वल को स्पेसिफिक क्या कोई प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा, जुलूस या फिर महाफिल का कोई एहतमाम किया जाएगा? स्पेसिफिकली 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से क्या प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं? 12 रबीउल अव्वल को महाफिल मिलाद का पूरे सूबे में इनेकाद किया जा रहा है। इसके साथ साथ आलमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस भी एक अहम इवेंट है। महफिल समा ये भी इस हवाले से सूबाई सतह पर भी की जा रही हैं और डिवीजनल सतह पर भी। और इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस का भी सिलसिला जारी है और जो हर सतह पे हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा अशरा ही भरपूर तरीके से तकरीबात से मामूर है और इसमें हर दिन बहुत सी तकरीबात का इनेकाद पूरे सूबे में हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब की एक ऐसी काविश है जो पिछले आने वाले दिनों में
और भी ज़्यादा इसमें इस्तेहकाम पैदा होगा और इसमें इजाफा होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये रवायत और भी देरपा साबित होगी। इंशाल्लाह जी, हम भी दुआ गो हैं कि रिवायत इसी तरह से चलती रहे और तमाम मुसलमान जो हैं वो इस रिवायत को आगे लेके चलें, इसका हिस्सा बने। जो महाफिल हो रही हैं बिलाशुबा ये पूरी दुनिया में जो रौनकें हैं आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हैं। मैं इससे आगे बढ़ के आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप सेक्रेटरी औकाफ पंजाब भी हैं, तो मज़ारात जो हैं हमारे, उनके हवाले से सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इनकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन पे भी रोशनी डालिएगा। कम अज़ कम जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको सहूलियात देनी है, कोविड है, डेंगू है, हमने इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि मज़ारात पर ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो SOPs हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ज़ायरीन की सहूलत के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, तो इसके पेश नज़र क्या कुछ किया जा रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ में सबसे बड़ा डेवलपमेंट का इस दफ़ा बजट मुख्तस किया गया है मज़ारात की तदीन व आराइश के लिए और सहूलियात की बेहतर फराहमी के लिए। इस हवाले से मैं सबसे पहले लाहौर का आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त मुख्तलिफ़ तकमील के मराहिल में हैं, उनमें दरबार हज़रत मियाँ मीर, दरबार शाह हुसैन, बरकत अली इस्लामिया हॉल जो एक अहम असासा था, इनके अलावा हज़रत बीबी पाक दामन जो उनका मज़ार है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त ज़ेर तकमील है। आने वाले दिनों में बादशाही मस्जिद की तदीन और तामीर नौ का, उसके साथ कुछ गैलरीज की तामीर का प्रोजेक्ट है। दाता दरबार के मास्टर प्लान की जो तकमील है वो भी इंशाल्लाह हमारे एजेंडा पे है। और आने वाले दिनों में 4 और मज़ारात लाहौर में, जिनमें हज़रत मौज दरिया बुखारी, शाह जमाल, हज़रत मूसा आहनगर और हाफिज़ अब्दुल रज़ाक नीला गुंबद, ये मज़ारात की तदीन और जो आराइश है वो भी आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लाहौर से बाहर मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाह रुकन आलम, शाह शम्स तब्रेज़, बीबी रास्ती, ये मज़ारात, ख्वाजा गुलाम फ़रीद, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर, पाक पतन, तो इन तमाम मज़ारात की तदीन और आराइश का प्रोजेक्ट आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के तावन से हमने उस पर एक प्रोग्राम तश्कील दिया है। इसके साथ उच्च शरीफ के मज़ारात को भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनकी भी तदीन व आराइश का एक जामे प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। इसके जहाँ तक आपने इस बात का जिक्र किया, तो सहूलियात की फराहमी के लिए भी तमाम बड़े मज़ारात में इंशाल्लाह ताला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तनसीब उनकी की जा रही है, और तदीन व आराइश के साथ साथ जो लंगर की और दूसरी सहूलियात को भी बेहतर किया जा रहा है। ठीक है नबील साहब, हमारी हिदायत आपसे ये जानना चाहूँगी, बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार पर जो एक्सटेंशन वर्क था वो काफ़ी देर से रुका हुआ है, क्या वजूहात है इसकी? बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन वहाँ पर जाते हैं, तो ज़ायरीन की सहूलियात के पेश नज़र ये चीज़ें तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइमली इस तरह के जो एक्सटेंशन वर्क है उनको मुकम्मल किया जाए। जी, ये प्रोजेक्ट का पहला मरहला इंशाल्लाह जून तक मुकम्मल हो जाएगा, और उसमें क्योंकि काम में मेयार को सबसे बुनियादी हैसियत हासिल है, तो इंतहाई मेयारी काम की तरफ तवज्जो दी जा रही है। आपकी बात दुरुस्त है, हमारी कोशिश है कि तकमील के मराहिल जल्द अज जल्द मुकम्मल हों और उसके बाद फ़ेज़ 2 भी शुरू किया जाए, जो इंशाल्लाह 50 करोड़ की लागत से नया प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपने जिस तरह फरमाया, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि लोगों को वहाँ पे हाज़िर होने का मौका मिले और अकीदतमंद वहाँ पे जल्द अज जल्द जा सकें। तामीरी कामों को हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वहाँ पर मुकम्मल किया जाए। तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। नबील जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली मैं यहाँ पर लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अशरा रहमतुल्लिल आलमीन जो मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में जो तकरीबात हो रही हैं इनका आप भी ज़रूर हिस्सा बने। वैसे तो हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है बाज़ारों को सजाया जा रहा है, मार्केटों को सजाया जा रहा है, घरों को सजाया जा रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जो है हर कोई अपने अपने अंदाज में मना रहा है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमती सतह पर ये जो तकरीबात जिनका इनेकाद किया जा रहा है, इनका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। जो नातिया मुकाबले हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, इसके साथ साथ क्विज़ प्रोग्राम हो रहे हैं, इसमें भी आप जो है वो शिरकत कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर आप इनका हिस्सा बनेंगे वहाँ पर इसके लिए जो है डिफरेंट इनामात भी अनाउंस किए गए हैं, तो इनकी तकरीबात में आप भी शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी कॉफ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अभी एक अपडेट आई है वो आप तक पहुँचानी है। अपडेट है, आवाम को बिजली का झटके पर झटका, बिजली 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। एक अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं जी। एक बार फिर से
बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में होर शुबा इजाफे का सिलसिला जारी है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपके साथ की खबर तो आप सभी लोग इस बारे में जानते ही हैं, शेयर भी कर चुके हैं जी। पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम को निसाब में शामिल किया गया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम को लाजमी निसाब का हिस्सा बनाया है। तो इस पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को किस तरह से कुरान पाक की तालीम दी जाएगी और क्या क्या इसके लिए स्कूल्स की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। रिजाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट सर्विस स्कूल एसोसिएशन है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आई एम फाइन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो फैसला किया गया है पहली से 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम को निसाब का लाजमी हिस्सा करार दिया गया, कैसे देखते हैं पहले इस फैसले को? ये तो बहुत अच्छा फैसला है मैडम, बड़ा अप्रिशिएटिंग फैसला है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वालिदैन के लिए बहुत अच्छा है। तालीम एक प्लेटफॉर्म पे कंप्राइज की जा रही है, एक जगह पे लेके आया जा रहा है, तो इसका जो आउटपुट आएगी वो बहुत बेहतर आ सकती है, बजाय इसके कि आप दो या तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके लें। स्कूल में बच्चे की सीखने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, टीचर की बात को वो फौरी तौर पे कॉम्प्रीहेंड करता है। और अगर आप इसी मुनासिबत से देखें कि कहीं और जाके उसे पढ़ना पड़े या मदारिस में आप कह लें या घर में कारी साहब पढ़ाएं, तो वो थोड़ा नॉन सीरियस होता है क्योंकि उसके साथ बाकी बच्चे नहीं होते। स्कूल में चूँकि एक पूरे दोस्त भी साथ बैठे होते हैं और एक कंपटीशन का माहौल होता है, तो ये एक सपोर्ट करता है बच्चों को सीखने में और उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है और बेहतर करता है। अच्छा, तो अब स्कूलों के लिए मेरे ख्याल से अब आपको इसके लिए स्पेशल टीचर्स भी हायर करने पड़ेंगे, क्या प्लान है आपका, किस तरह से बच्चों को ये तालीम दी जाएगी? है ना, दो सूरत हाल हैं। एक तो आपने जैसे बयान फरमाया कि स्पेशल टीचर हायर करने पड़ेंगे, अगर इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पंजाब में ही 4 से 8 लाख टीचर रिक्वायर्ड होगा कम अज़ कम। और अगर इसको थोड़ा सा स्कूल्स के पास जो टीचर हैं, सर्विंग स्कूल्स के पास जो हैं या गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स के पास जो टीचर हैं, उन्हीं की कुछ अच्छी ट्रेनिंग कर दी जाए, तो ये काम हम उनसे बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो पहले ही ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। अच्छा, अगर ये प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रही है तो ये कामयाब प्रैक्टिस है और कामयाबी से इसको हम करवा भी पा रहे हैं। पहले हम इसको 7 क्लास तक मुकम्मल कर रहे थे, अब हमें 5 तक मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया, वो इंशाल्लाह हो सकता है और पॉसिबिलिटी है। रिस्पांसिबिलिटी वाला काम है क्योंकि सिर्फ आपने कुरान पाक पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चों को तर्जुमे के साथ समझाना भी है। असल मकसद उसका क्या है, फिर एक्सपर्ट्स के अलावा तो इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या प्लान है? देखिए ना, इसमें जो तजवीज़ के साथ बच्चे को पढ़ाना है ताकि तलफ़्फ़ुज़ उसका वो ठीक रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए टीचर्स की तो एक वो पॉसिबिलिटी है, और एक जैसे आपने शुरू में बताया कि इसके एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाए और वो इसको पढ़ाएं। अगर हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए पूरी कोशिश शुरू आज से भी कर देना तो कई साल लगेंगे कि एक्सपर्ट्स हायर कर सकें, क्योंकि 4 लाख लोगों को या 5-6 लाख लोगों को फौरी तौर पे गवर्नमेंट को अपॉइंट करना और हमें प्राइवेट स्कूल्स को भी अपॉइंट करना एक मुश्किल टास्क होगा। तो इसका आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि इसकी स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए इसको स्लो एंड स्टडी जो है ट्रांसफॉर्मिंग कर दी जाए, और उसके लिए बेहतरीन ये है कि एक्सपर्ट्स हायर किए जाएँ फॉर ट्रेनिंग्स, जो हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग करें, उनके तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करें, और उनके तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करने के बाद टीचर्स अपने बच्चों को ये डिलीवर करें। अच्छा, इसको क्या प्रॉपर एज ए सब्जेक्ट लेके जाया जाएगा, जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं उस तरह इसको भी लिया जाएगा? देखिए, ये तो एक बहुत कमाल का काम किया है कि इसको कंपलसरी सब्जेक्ट करा दीजिए। कंपलसरी सब्जेक्ट जब आ जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें बढ़ानी चाहिए। तौर पे क्लासरूम में ड्राइंग होता है जिसको हम सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको हमें किसी भी सूरत में ड्राइंग के लेवल पे नहीं ले जाना, इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना है। ये हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर, टीचर्स को, स्कूल के अदारों के जो भी सरबराहान हैं उनको भी करना पड़ेगा कि ये टास्क हमने पूरा करना है, और ये बहुत ज़बरदस्त टास्क है इस सूरत हाल में कि ये तो एक बाबरकत काम है। अगर आप सुबह प्यारे प्यारे बच्चों से पढ़ाएंगे स्कूल में कुरान करीम, तो देखें किस तरह बरकतें नाजिल होती हैं आपके ऊपर। इसमें एक छोटा सा तरीक़ाकार है जो मैं आपके चैनल के ज़रिए प्रपोज़ करना चाहता हूँ कि लोगों को अभी बहुत सारे स्कूल्स को, टीचर्स को ये भाम है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। बच्चे वज़ू कैसे करके आएंगे और ये फौरी तौर पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। क्या मसाजिद बनाई जाएंगी स्कूल में या फिर अलहदा से क्लासरूम्स बनाए जाएंगे? बिलाशुबा आपको फिर एहतराम का भी तो ख्याल, जी एहतराम का भी ख्याल करना है। बिल्कुल, देखें इसमें ये एक हमने जो अपने तौर पर इसको अखज़ किया था कि बच्चे घर से वज़ू करके आएँ
अच्छा। और आते साथ ही जो सबसे पहली क्लास होगी वो कुरान करीम की होगी। और इस सूरत हाल में ये होगा कि जो एक एहतराम वाली और जो उसकी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। कुरान पाक के जो सिपारे हैं वो स्कूल के पास पढ़े हों, वो वहाँ पे सेफ हों, उसका एहतराम भी लाजिम है। लेकिन कुरान के एहतराम में बाज़ का हम ये करते हैं कि इसको पढ़ते नहीं हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमें ये देखना चाहिए कि कुरान का एहतराम ये बहुत बड़ा एहतराम है कि उसको पढ़ा जाए, ये भी एक एहतराम का लेवल है। तो अगर बच्चे वजू घर से करके आ रहे हैं और आप उसको पहला पीरियड में पढ़ा लेते हैं तो ये बेहतरीन काम है और बहुत अच्छी आउटपुट आ सकती है। पढ़ाना मकसद नहीं है, फिर वो आप नाजरा सुनना बच्चों से और फिर अहादीस वगैरह पेपर्स में शामिल करना, तो ये सारा प्लान बना लिया गया है कि आपने पेपर्स कैसे लेने हैं, किस तरह से बच्चों को आगे लेके चलना है। सिर्फ क्योंकि अगर आप पढ़ा रहे हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसको पेपर की फॉर्म में किस तरह से लेकर देखिए, इसमें सबसे पहला जो टास्क दिया गया है वो है क्लास 1 से क्लास 5 तक इसको आपने नाजरा के साथ पढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहला टारगेट ये है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपने इसका तर्जुमा पढ़ाना है। ठीक है। तो अभी तो हम इस स्टेज में हैं कि प्राइमरी को करें क्योंकि इस पे इम्प्लीमेंट हो गया है। जिस तरह घर में नॉर्मली हम देखते हैं कि स्पेशली बच्चों को कारी साहब पढ़ाने आते हैं, नाजरा के साथ पढ़ाया जाता है, वो टास्क दिया गया, वो टास्क आ गया जी, एग्जैक्टली। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि ये है कि क्लास 4 में आपने पारा नंबर 9 से पारा नंबर 18 तक पढ़ाना है। ठीक है। एक बच्चा है जो क्लास 4 में इस वक्त बैठा हुआ है लेकिन उसने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा। हाँ। उसको कैसे पढ़ाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को करने में ना बहुत जल्दी की है। इसको अगर वो सेगमेंट वाइज क्लास वाइज करते तो ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाना था। अभी ये होगा कि 50% बच्चों को आता होगा, 50% बच्चों को नहीं आता होगा। जब हम बच्चों को एक क्लास में एक तरह से तैयार करते हैं तो तकरीबन तमाम बच्चे एक ही कैपेसिटी के मुताबिक तैयार होते हैं। लेकिन अगर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लास 4 के लिए पारा 9 to 18 है और क्लास 5 के लिए पारा 19 to 30 है। तो एकदम 12 सिपारे पढ़ने हैं और आपने नूरानी कायदा नहीं पढ़ा हुआ तो फिर ये बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फीडबैक कैसा आ रहा है इस डिसीजन पर, पेरेंट्स कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फीडबैक तो आपके अपने दिल का होता है। तो दिल तो बहुत खुश है और अगर ये काम करने का मौका सब टीचर्स को मिले, सब स्कूल्स को मिले तो ये तो एक ऑनर है और अल्लाह ताला ने अगर आपको ये मौका दिया है तो इसको भरपूर तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसको कामयाब करना चाहिए। ये तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने इतने अहम पॉइंट को उठाया है और आज सारी दुनिया के सामने ये पॉइंट लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, स्कूल नहीं कर पा रहे थे। अभी जो आपसे मैंने फार्मूला शेयर किया है, आप देखेंगे कि इस फार्मूले पे जो भी इंप्लीमेंट करेगा वो बेहतरीन रिजल्ट लेगा और ऑलरेडी ये हम अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे स्कूलों पे। बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम घर में देखते हैं ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद अगर वो एकेडमी या ट्यूशन जा रहे हैं और उसके बाद घर का हिस्सा पढ़ाने, एक वो पूरा बच्चों का दिन जो है इसी में गुजर जाता है। तो अगर आपके स्कूल में ये तालीम मिलने लग जाएगी तो मेरे ख्याल से ये बच्चों का टाइम भी बचेगा और बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, बच्चों का बहुत टाइम बचेगा और बच्चा एक्चुअली जब एक दफ़ा स्कूल आ जाता है तो वो आप लर्निंग जोन में आ जाता है। बिल्कुल। जब वो लर्निंग जोन में आता है, छुट्टी के बाद वो लर्निंग जोन से आउट हो जाता है। अब वो रिलैक्स करने के मोड में होता है। उसके बाद जब 2 घंटे के बाद कारी साहब आते हैं तो उसको दोबारा जब लर्निंग मोड में आना पड़ता है ना, तो वो काफ़ी कोशिश करता है कि मैं ना आऊँ या मैं भाग जाऊँ, आज कारी साहब से ना पढ़ना पड़े, वो इस तरह की कोशिशों में चला जाता है। लेकिन जब ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी और स्कूल ने करना होगा, टीचर ने करवाना होगा, तो उसकी आउटपुट डबल आएगी। मैं एक और इसकी मिसाल दिया करता हूं। अच्छा इकदाम उठाया गया है और हम इसको सराहते भी हैं। अब स्कूल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बाखूबी एहसन तरीके से जो है वो अंजाम तक पहुँचाएँ। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी साथ बच्चों का देना पड़ेगा, क्योंकि जब नई चीज़ कोई भी आप इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए आपको जो है वो स्पेशल इंतजाम पड़ते हैं। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अहम खबर है वो आप तक पहुंचा देते हैं और अहम खबर हमारे पास है जी, पाकिस्तान में थाईलैंड के सफ़ीर जो हैं उनकी लाहौर चैम्बर आमद हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कारोबार को फ़रोग कैसे देना है इस पर बात की गई है। थाईलैंड के ये हैं जी सदर जो कि लाहौर चैम्बर, जिन्होंने दौरा किया है और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग पर बातचीत की गई है। मुलाकात में सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर रहमान अजीज़ चंद मौजूद हैं, सेक्रेटरी लाहौर चैम्बर शाहिद खलील और एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अली भी मौजूद है। पाकिस्तान में ताजिरों के लिए सरमायाकारी के बेहतरीन मौके हैं और थाईलैंड और पाकिस्तान में ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम है, सदर लाहौर चैम्बर की जानिब से ये कहा गया है। सो नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो इंटर के नताइज आए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जो रिजल्ट्स आए हैं कैसे देखते हैं? 15 स्टूडेंट लाहौर के ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी बात
पंजाब में तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए हैं, पहली पोजीशन आ गई है। इसी तरह सेकंड पोजीशन इससे भी ज़्यादा है, थर्ड इससे भी ज़्यादा है। तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर आए हैं। नंबर ज़्यादा आना, बच्चे तो बहुत खुश हैं, वालिदैन भी खुश हैं, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊं कि टीचर्स इतने खुश नहीं हैं। हाँ, आप टीचर होके सोच रहे हैं ना? हाँ, हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे को आता क्या था और उसको मिला क्या है, हमने पढ़ाया क्या था और उसका रिजल्ट क्या आया। क्या ये सिलेक्टिव कोर्स की वजह से हुआ है कि बच्चे इतने ज़्यादा नंबर हासिल कर सके? इसमें दो चीज़ें थी मैम, एक तो सिलेक्टिव कोर्स था, एक तो कोर्स को महदूद कर दिया गया, 4 सब्जेक्ट कर दिए गए और उसके बाद कुछ पार्ट भी उसका कम कर दिया गया, परसेंटेज कम कर दी गई। एक रीज़न ये थी, यहाँ तक रीज़न ठीक थी, ये कंट्रोलेबल चीज़ें थी। इसके बाद ये किया गया कि हर बच्चे को 5% अजाफी नंबर देने का कह दिया गया। अच्छा। वो जो 5% अजाफी नंबर बनते हैं वो 55 नंबर बनते हैं। सही। और पहले तो ये लॉ किया गया कि हम 5% अजाफी नंबर देंगे, तो अगर 5% अजाफी नंबर तमाम बच्चों को दिए जाते तो 1140 भी आते, हाँ, 1130 भी आते। तो 1100 में से 1130 और 40 जब गवर्नमेंट को पता लगा फार्मूला गलत हो गया, उन्होंने फार्मूले को ठीक किया कि अप टू 5% नंबर देंगे, यानी कि हम चाहें तो किसी को 2% दे दें, किसी को 3, किसी को 4। 1100 जो है वो मैक्सिमम ब्रैकेट है, 1100 तक नंबर दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस आ गई। अगर आप इसको नीचे भी थोड़ा देखें ना कि 1100 से नीचे या 1099, 98, 95, इसमें भी सैकड़ों बच्चे हैं। और अगर 25% बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो 1080 से लेके 1100 के दरमियान है। इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चों के ये नंबर्स आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला कैसे मिलेगा आपको? यूनिवर्सिटीज़ मेरिट कैसे सेट करेंगी? यूनिवर्सिटीज़ को अब ये करना चाहिए, देखें जो भी गलती होनी थी या प्रॉब्लम आनी थी वो आ चुकी है, अब हमें वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। हम सर्विंग स्कूल एज अ सर्विंग स्कूल या पर्सनल कैपेसिटी में मैं ये समझता हूँ कि अब यूनिवर्सिटीज़ को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप अपनी सीट्स डबल कर दें। ठीक है। अगर 100 सीट्स थी पहले आप 200 कर दीजिए, 500 थी उसको 800 कर दीजिए। इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, उनको कैसे अकोमोडेट आप उसको अकोमोडेट करें। देखें एक बच्चा है, उसके 1085 नंबर है और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता, वो तो अपने तौर पर टूट जाएगा, वो तो फेडअप हो जाएगा। वो कहेगा इतना पढ़ने के बाद या 1085 नंबर आने के बाद भी मेरा दाखिला नहीं हो रहा, तो ये तो बड़ी एक अजीब बात है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो कोई और काम कर लेता हूँ। तो ये डिस्करेजमेंट भी हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बड़े सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एक्स्ट्रा सीट्स देनी चाहिए, चाहे वो डबल शिफ्ट कर लें, चाहे अपनी क्लास की तादाद बढ़ा लें, चाहे कोई कोटा और बढ़ा लें, जो कुछ भी करके इन बच्चों को कॉलेजेस में आने की रसाई दें। अगर ये कॉलेजेस से बाहर रह गए तो ये हमारे लिए बहुत एक बैड लक होगी, इन बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल आपने सीखा। 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने कुछ पेपर अच्छे किए होंगे उन्होंने इतने नंबर हासिल किए, अदरवाइज ऐसा तो नहीं है। अच्छा, दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छे खासे नालायक थे और उन पर मेहरबानी ये हुई कि वो भी पास हो गए, अब उनके लिए कितना नुकसान, आगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू आर वेरी राइट। देखें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जब भी आप ये बच्चे कहीं भी जाएंगे, किसी भी आप कह लें कि अदारे में जाते हैं, जॉब लेने के लिए जाते हैं, बिज़नेस के लिए जाते हैं, तो जब इनको पता लगेगा ना ये 2020 और 21 के बैच वाले बच्चे हैं तो इनके ऊपर पॉइंट आउट ज़रूर किया जाएगा कि हमने इन बच्चों को नहीं सेटल करना क्योंकि इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 11th के एग्जाम्स नहीं दिए थे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 12th में सिर्फ 4 सब्जेक्ट के एग्जाम्स दिए, 4 के दिए ही नहीं, और उन्हीं 4 सब्जेक्ट के एग्जाम्स के मुताबिक आपने तमाम बच्चों को नंबर दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपनी वो जो एक एक्टिविटी होती है ना, कोई भी काम करने की एक पूरा एक्टिविटी डिज़ाइन की जाती है, इन्होंने उसको मुकम्मल नहीं किया। मुकम्मल किए बगैर इनको मुकम्मल नंबर मिल गए हैं। एक काम पूरा ना किया जाए और आपको पूरे नंबर दे दिए जाएं उसके, या पूरा क्रेडिट दे दिया जाए, तो फिर आप खुद ज़हनी तौर पे भी ज़रा थोड़े से आराम तलब हो जाते हैं और आप अब ईजी टास्किंग लेना शुरू कर देते हैं। मेंटली तौर पे भी तो आप वीक होते हैं ना, आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने 1 साल पढ़ा ही नहीं और हम पास हो गए, और अगले साल भी हमने थोड़ा सा पढ़ा और हमारे इतने अच्छे नंबर आ गए। जो बच्चे रह गए जो बहुत वीक बच्चे थे, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, ज़्यादातर उसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, वो उनका तो फ्यूचर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ख़राब हो गया। सही मैसेज क्या देना चाहेंगे पेरेंट्स को ख़ास तौर पे? देखें ये पेंडेमिक का दौर एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था और इसमें गवर्नमेंट ने जिस तरह भी हमारे बच्चों को चलाया है, जो भी कोशिश की है, कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ अच्छे काम भी हुए होंगे, हमें अपने बच्चों को फर्दर ये फोकस है कि जो पीछे हो गया अब दोबारा हमने उसकी तरफ नहीं जाना और हमने एक ऐसे टारगेट्स को अचीव करना है जो उनकी लाइफ के लिए, उनकी पेरेंट्स की लाइफ के लिए कोई आसानी का बायस बने, बेहतरी का बायस बने, कामयाबी का बायस बने, इस मुल्क के लिए या बेहतरी का बायस बने। तो अगला जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपने जज्बे और जोश की ज़रूरत है, वो बरकरार दोबारा बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसके लिए जहाँ पर टीचर्स अपना किरदार अदा करेंगे, वहाँ पेरेंट्स को भी जो है वो साथ मिलकर चलना है, तभी ये चीज़ें मुमकिन बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट शामिल करने वाले हैं हम इस हिस्से में प्रोग्राम के, और हमारे पास इस सेगमेंट में सबसे पहले हैं मोबाइल रेट्स। सैमसंग के आज डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारे पास, और अगर आप सैमसंग मोबाइल ख़रीदना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A2 मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 16,699 रुपये। आजकल मोबाइल अच्छे खासे महंगे हैं, तो ये कम से कम मेरे ख्याल से ख़रीदा जा सकता है। 16,699 का जी। सैमसंग गैलेक्सी A10 मोबाइल है, 21,999 रुपये इसकी कीमत है। सैमसंग गैलेक्सी J7 मोबाइल प्रो और इसकी कीमत है 28,945 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J7 स्टार 30,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। सो मोबाइल रेट्स तो आपने जान लिए। मोबाइल रेट्स के बाद कुछ बात होगी सब्जियों के और गोश्त के रेट की, वो जान देंगे हम आज के भाव में। फरीहा बतूल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी फरीहा, ओवर टू यू। जी, मैं इस वक्त टाउनशिप सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो सब्जियों का रेट है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। सब्जियों के रेट इस कदर बढ़ चुके हैं कि गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी खासा मुश्किल हो गया। अगर मैं आपको सब्जियों की कीमतों से आगाह करती जाऊँ, जो आलू की कीमत है वो 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि जो प्याज है वो मंडी में 50 से 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो टमाटर है वो 60, लहसुन जो है 160 से 165 और अदरक जो है वो 250 से 270 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर हम बात करें मौसमी सब्जियों के हवाले से, तो उनकी भी जो कीमतें हैं वो खासी बढ़ चुकी हैं, जिसमें जो मेथी की कीमत है वो 150 से 160 रुपये फ़ी किलो, बैंगन जो है वो 80 से 85, फूल गोभी 75 से 80 रुपये, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, और जो मटर है वो 220 से 228 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो आवाम है उसके लिए खासी मुश्किल है। चिकन और मटन की कीमतें जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा थी कि जो गरीब आदमी के लिए वो उसकी पहुँच से दूर थी, लेकिन अब जो सब्जियों की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी के ठीक है जी फरीहा, थैंक यू सो मच। वाकई सब्जियों की कीमतें, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 200-300 रुपए किलो से नीचे अवेलेबल है, तो लोग तो बेचारे परेशान होंगे ही। मीट रेट्स की तरफ आ जाते हैं जी। ज़ैनत शॉप के रेट हैं बीफ पर केजी, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप खरीद सकेंगे 630 रुपये में। बीफ मिन्स आपको यहाँ से किस कीमत पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी, 735 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। मटन पर केजी 1450 और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1585 रुपये किलो। चिकन के रेट जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 231 रुपये किलो में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त 335 रुपये किलो में आप खरीद पाएंगे। एग रेट शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले होगी हमारे पास रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 162 रुपये दर्जन में। अगर आप जाएंगे होलसेल पर 2 रुपये की बचत के साथ 160 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जी गोरमे के रेट्स क्या हैं? गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप 161 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सो ये तो थी हमारे पास रेट्स तमाम जो शेयर कर दी हैं। अब करेंसी रेट आपको बताएंगे माल के हाल में। तो हमारे पास लिस्ट है जी डिफरेंट करेंसी रेट्स की, आपके साथ शेयर करेंगे। इतनी सारी महंगाई है हर जगह पर, हमने देखा करेंसी रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा सब्जियों फलों के रेट्स की हमने बात की, वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तमाम महंगाई में बचत कैसे होगी, जानते हैं बचत बाजार में।
हमारे पास कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑफ लगी है, तो आप यहाँ पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहला ब्रांड गुल अहमद है जी। अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करेंगे तो अप टू 70% ऑफ है जी। बाटा पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ अप टू 50% ऑफ है। रंगजा नेक्स्ट ब्रांड है जी, अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद अगर आप जाएंगे ब्रीजे पे, यहाँ पर अप टू 40% ऑफ है जी। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।